जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं केवीएस टीजीटी में पूछे गए पिछले सालों में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्यों लेकर आया हूं दोस्तों? क्योंकि ईएमआरएस टीजीटी का जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर होगा ना, वो बिल्कुल डिक्टो केवीएस से मैच करता हुआ पेपर ही आएगा आपका। ठीक है, क्योंकि सिलेबस जो है ना, पूरा का पूरा सिलेबस ही ईएमआरएस ने केवी से कॉपी किया हुआ है। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ से पुटअप होने की, पिछले पेपर्स जो भी हुए ना केवी के, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस पुटअप होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। इसीलिए बीच बीच में हम केवी के जितने भी पेपर्स हुए ना, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के मैं आपके सामने लाता रहूँगा दोस्तों। ठीक है, तो जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, और मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्वेश्चन सीरीज। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, खेल कूद प्रशिक्षण में अतिभार यानी कि ओवरलोड का संबंध उस स्थिति से है जब, आपके ऑप्शन है दोस्तों, शरीर को आवश्यकता अनुसार आपूर्ति के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाली क्रियाविधि इसे बढ़ाने में सक्षम नहीं है, ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण शरीर की मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, या फिर ऑक्सीजन की आपूर्ति अपेक्षित मात्रा से अधिक है। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? फटाफट इसका आंसर देंगे सभी जल्दी से। बिल्कुल, आपका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी, ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण शरीर की मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों खेलकूद प्रशिक्षण में अतिभार यानी कि जो ओवरलोडिंग का संबंध होता है ना, वो अतिभार के सिद्धांत से होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, किसी ट्रेनी पर जब हम ओवरलोड या कारभार बढ़ाकर अभ्यास कराते हैं ना, तो इस दौरान ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण जो होता है शरीर की मांग को पूरा करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, अपर्याप्त हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपर्ड यूथ टेस्ट डैश डैश की माप करने से संबंधित है। यानी कि जो आपर्ड यूथ टेस्ट है वह किस चीज़ की माप करने के लिए रिलेट करता है? जनरल मोटर एबिलिटी यानी कि सामान्य मोटर योग्यता, जनरल मोटर फिटनेस यानी कि मोटर फिटनेस, मोटर एजुकेबिलिटी मोटर शिक्षणीयता, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, ये सारे के सारे। फटाफट बताएंगे दोस्तों, आपर्ड यूथ टेस्ट किस चीज़ की माप करने के लिए होता है? आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मोटर फिटनेस। बिल्कुल, आपर्ड यूथ टेस्ट जो है वो मोटर फिटनेस की माप करने के लिए होता है। ठीक है, ये एक अमेरिकन संगठन है दोस्तों। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है आपसे। इसका फुल फॉर्म होगा दोस्तों अमेरिकन एलियंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। क्या होगा? अमेरिकन एलियंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। ठीक है, अपर यूथ टेस्ट जो होता है वो युवाओं में मोटर फिटनेस की माप से संबंधित होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मछली में पाया जाने वाला पोषक तत्व कौन सा है? ओमेगा 3, विटामिन के, मैग्नीज, या फिर कॉपर। फटाफट बताएं दोस्तों, मछली में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, ओमेगा 3। ओमेगा 3 पाया जाता है। ठीक है, मछली में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण पोषक तत्व ओमेगा 3 है, जिसे हम फैटी एसिड भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर के वजन के प्रत्येक किलोग्राम के लिए प्रति घंटे अपेक्षित मूल ऊर्जा लगभग कितनी कैलोरी होती है? ठीक है, बॉडी वेट के अनुसार पर किलोग्राम के लिए प्रति घंटे कितनी हमें एक एनर्जी की ज़रूरत लगभग पड़ती है कैलोरी के रूप में? आपके ऑप्शन है दोस्तों 1.3 कैलोरीज, 1.5 कैलोरीज, 1.7 कैलोरीज, या फिर 1.9 कैलोरीज। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 1.3 कैलोरी की। ठीक है, 1.3 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। शरीर के वज़न के लिए हर 1 किलोग्राम के लिए हमें हर घंटे 1.3 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 50 किलो वाले जो एथलीट होते हैं उनको रोज़ाना 1.3 × 24 × 50 अगर हम करते हैं तो 1560 कैलोरी कम से कम ज़रूरत पड़ती है। अगर एक 50 किलो का एथलीट है तो उसे मिनिमम 1560 कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी दोस्तों। उसके लिए हम 1.3 कैलोरी ले लेंगे, उसको 24 घंटे और जितने किलो का वो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी कैलोरी निकल आएगी पूरे ओवरऑल डे की दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पर घंटे 1.3 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन को डैश डैश भी कहा जाता है। यानी कि आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? काइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन, स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ दीस, इन चारों में से कोई नहीं। फटाफट बताएंगे दोस्तों इसका क्या सही जवाब होगा? बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, काइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आइसोटोनिक
कॉन्ट्रैक्शन जो होता है दोस्तों उसको हम गतिक संकुचन यानी कि काइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। और आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस होती हैं दोस्तों जिनमें गतियाँ एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं हमको, ठीक है। इन व्यायाम में हमें वर्क होते हुए दिखाई देता है। इनके द्वारा मांसपेशियों में दोस्तों तनाव होता है, मांसपेशियों की लंबाई में बढ़त हो जाती है, वृद्धि हो जाती है तथा इनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। और खेल कूद के क्षेत्र में ना इस प्रकार के व्यायामों का बहुत ही अधिक बार प्रयोग होता है दोस्तों, ठीक है। तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन को ही हम काइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेतृत्व एक आचरण संबंधी प्रक्रिया है जो डैश डैश पे फोकस करती है। बताओ दोस्तों, लीडरशिप एक ऐसी आचरण संबंधी प्रक्रिया है जो किस पे फोकस करती है? अच्छे संबंध विकसित करने और बनाए रखने के लिए, निर्धारित लक्ष्यों के प्रति व्यक्तियों और समूह को प्रेरित या प्रभावित करने के लिए, या समूह के परिस्थितिगत अभिलक्षण के लिए, लक्ष्य निर्धारित करने और कार्य को पूरा करने के लिए। फटाफट बताओ दोस्तों इसका क्या सही आंसर होगा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, निर्धारित लक्ष्यों के प्रति व्यक्तियों और समूह को प्रेरित या प्रभावित करने के लिए या उस पर फोकस करती है दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों, नेतृत्व के गुण में एक विशेष बात लोगों को प्रभावित करने की जो क्षमता व्यक्त होती है, ठीक है। उसको प्रभावी जो भी उसके अंदर विशेष बात होगी उसको वो एक्सप्लेन कर सकता है, उसको उससे लोगों को प्रभावित कर सकता है, वो उसके अंदर क्षमता होती है, ठीक है। नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्ति में एक विशिष्ट गुण होता है कि वह लक्ष्यों को निर्धारित करने में स्वयं को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ इनके प्रति ना व्यक्तियों और समूह को प्रेरित कर सकता है दोस्तों, ठीक है। दूसरे लोगों को क्या कर सकता है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को भी और ग्रुप्स को भी वो मोटिवेट कर सकता है, प्रेरित कर सकता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर होगा निर्धारित लक्ष्यों के प्रति व्यक्तियों और समूह को प्रेरित करने पर ही एक लीडरशिप का जो आचरण होता है वो फोकस करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दी गई ट्रॉफी के नाम और उनसे संबंधित खेल का सही मिलान करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ जैसे दिया डॉक्टर BC राय ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी और विलियम जोन्स कप। आपके ऑप्शंस है फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल। नीचे कूट भी दे रखा है दोस्तों, इसमें से आपको अपना सही आंसर चूज़ करके बताना है। फटाफट इसका आंसर देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा, जल्दी सोचो दोस्तों क्या होगा। बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है कि लेडी रतन ट्रॉफ़ी किससे, लेडी रतन टाटा ट्रॉफ़ी हो गया, जैसे डॉक्टर BC राय ट्रॉफ़ी हो गया, है ना। तो डॉक्टर BC राय ट्रॉफ़ी जो होगी वो आपके फुटबॉल से संबंधित होगी, ठीक है। और आपकी लेडी रतन टाटा ट्रॉफ़ी जो है वो हॉकी से संबंधित है। कूच बिहार ट्रॉफ़ी आपकी क्रिकेट से संबंधित है। और बच गया आपका विलियम जोन्स कप, वो आपका किससे संबंधित दोस्तों, बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फास्ट ब्रेक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। ये एक स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। बास्केटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल या फिर टेनिस। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। फास्ट ब्रेक शब्द का प्रयोग कौन से गेम्स में करते हैं दोस्तों हम, तो हम करते हैं इसका इस्तेमाल दोस्तों ऑप्शन ए, बास्केटबॉल के अंदर। ठीक है, फास्ट ब्रेक का मतलब होता है तेज़ आक्रमण। ठीक है, इसका इस्तेमाल इसीलिए बास्केटबॉल में किया जाता है। ठीक, ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चुकर और मैलेट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। के ऑप्शंस हैं हॉकी, हॉर्स राइडिंग, पोलो या फिर गोल्फ। बताइए दोस्तों इसका क्या होगा सही जवाब। चुकर और मैलेट शब्द का प्रयोग किस खेल में करते हैं हम। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, पोलो खेल में करते हैं। ठीक है, चुकर और मैलेट शब्द का प्रयोग। ठीक, चुकर जो शब्द है ना दोस्तों, इस खेल की अवधि के खंडों को प्रदर्शित करता है। मतलब गेम्स के जो पार्ट होते हैं ना अलग अलग, उसको वो प्रदर्शित करता है। और जो मैलेट शब्द है उसका मतलब होता है दोस्तों पोलो स्टिक। जो पोलो खेलने की स्टिक होती है उसको मैलेट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में शतरंज के खेल का नियंत्रण करने वाली संस्था कौन सी है। फटाफट बताइए दोस्तों। आपके ऑप्शन है फीबा, फीडे, WCF या फिर UCI। बताओ दोस्तों इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। शतरंज खेल का नियंत्रण करने वाली संस्था कौन सी है। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, फीबा। बिल्कुल गलत, ऑप्शन बी, फिडे। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फिडे। ऑप्शन बी, फिडे। फिडे ही वो संस्था है दोस्तों जो शतरंज के खेल का नियंत्रण करती है दोस्तों। ठीक है, क्या करती है, उसको कंट्रोल करने का काम करती है दोस्तों। ठीक है, और अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों, फेडरेशन इंटरनेशनल डेस ईचेसेस। ठीक है, या हिंदी में बोले तो वर्ल्ड चेस फेडरेशन। ठीक है, वर्ल्ड चेस फेडरेशन। और इसकी स्थापना दोस्तों 20 जुलाई 1924 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, फीडे की स्थापना 20 जुलाई 1924 फ्रांस की राजधानी
पेरिस में हुई थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1905 में, 2000 में, 2005 में या फिर 2010 में? नाडा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इन चार ऑप्शन में से फटाफट बताएंगे कौन सा सही जवाब होगा। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, सन 2005 में। नाडा की स्थापना कब हुई थी? सन 2005 में। ठीक है दोस्तों, और अगर इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो इसका जो पंजीकरण हुआ था ना दोस्तों 1890 के तहत, पंजीकरण अधिनियम, जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1890 था ना, उसके तहत 24 नवंबर 2005 को हुई थी। इसकी डेट भी ध्यान रखना दोस्तों, 24 नवंबर 2005 में हुई थी नाडा की स्थापना दोस्तों। ठीक है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये स्वयं काम करने वाली एक संस्था है। ठीक है दोस्तों, और इसका काम क्या होता है दोस्तों देश के सभी खेल संघों के साथ ये तालमेल, कोऑर्डिनेशन बनाकर डोपिंग की समस्या को दूर करके खेलों के लिए स्वस्थ वातावरण बनाने का काम करती है दोस्तों। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी दोस्तों? 24 नवंबर 2005 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, युगल स्पर्धा यानी डबल कंपटीशन के लिए बैडमिंटन कोर्ट का आकार क्या होता है? डबल्स बैडमिंटन गेम्स में डबल्स कोर्ट का आकार क्या होता है दोस्तों? 24 फीट लंबा, 17 फीट चौड़ा, 40 फीट लंबा, 17 फीट चौड़ा, 44 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा या फिर 40 फीट लंबा या 20 फीट चौड़ा? फटाफट बताएंगे दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल, आपका जो आंसर सही होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, 44 इंटू 20 फीट, 44 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा दोस्तों। ठीक है, ये डबल्स के लिए होता है। और बात अगर करें सिंगल्स के लिए ना, कोर्ट का जो आकार होता है दोस्तों वो 44 फीट लंबा और 17 फीट चौड़ा होता है। ठीक है, 44 इंटू 17 फीट सिंगल्स के लिए होता है और 44 इंटू 20 फीट आपके डबल्स के लिए होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के ब्लड का अधिकांश भाग इनमें से क्या होता है? मतलब इन चारों में से वो कौन सी चीज़ होती है हमारे खून में जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है दोस्तों? रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा या फिर वाइट ब्लड सेल्स? फटाफट बताएंगे दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा हमारे ब्लड का वो पार्ट है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो मनुष्य के समान जो रक्त होता है ना, उसमें अधिकांश जो प्लाज्मा पाया जाता है वो 55% पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद 45% जो होता है वो हमारे इनका आरबीसीज या डब्ल्यूबीसीज का होता है। ठीक, और प्लाज्मा में टोटल 91% जल होता है दोस्तों। जो 55% भाग हमारे ब्लड में प्लाज्मा का होता है उसमें भी 91% वाटर होता है दोस्तों। बाकी जो 9% भाग बच जाता है उसमें कई प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, प्लाज्मा, जो कि ब्लड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकांश ऊंचाई यानी कि हाई एल्टीट्यूड पर जाने के बाद प्रथम कुछ दिनों के दौरान किस शारीरिक परिवर्तन के अनुभव की संभावना होती है? हमारी बॉडी में किस प्रकार के चेंजेस हो जाते हैं दोस्तों जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं? तो कुछ दिन में कैसा चेंजेस फील होता है? घटी हुई स्पंदन दर महसूस होती है, बढ़ा हुआ रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ महसूस होता है, बढ़ी हुई भूख यदि भूख ज़्यादा बढ़ जाती है, या ये सारे के सारे सही होंगे दोस्तों? फटाफट बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, बढ़ा हुआ रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है, जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं ना तो कुछ ही दिनों में क्या होता है, हमारा जो स्पंदन दर, पल्स रेट होता है या हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है दोस्तों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहाड़ों पर या अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में बहुत ही ज़्यादा कम होती है दोस्तों। ठीक है, जिससे शरीर में अधिक ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु हमारे हार्ट की जो बीट होती है, उसकी जो स्पीड होती है ना, वो क्या होती है? बढ़ जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बढ़ा हुआ रक्तचाप होगा दोस्तों। ठीक है, वैसे स्पंदन दर भी हमारी बढ़ती है, पल्स रेट भी हमारा बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, लेकिन इसका जो मेनली आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सर्किट ट्रेनिंग की संकल्पना किसके द्वारा विकसित की गई थी? यानी कि सर्किट ट्रेनिंग किसके द्वारा विकसित की गई थी दोस्तों? आपके ऑप्शन है मॉर्गन एंड एंडरसन, रिंडाल, मोनाकेन या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताएंगे दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, मॉर्गन एंड
एंडरसन। ठीक है, सर्किट ट्रेनिंग की संकल्पना किसके द्वारा विकसित की गई थी? मॉर्गन एंड एंडरसन के द्वारा। दोस्तों सर्किट ट्रेनिंग जो है ना, इसके द्वारा हमारी ताकत है, शक्ति, मांसपेशियों में जो सहन शक्ति, उसकी एंडोरेंस पावर होती है, गति, न्यूरोमस्कुलर में जो कोऑर्डिनेशन होता है, हमारे फ्लेक्सिबिलिटी, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस जो होता है, इसका डेवलपमेंट होता है दोस्तों इस सर्किट ट्रेनिंग के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, मॉर्गन एंड एंडरसन ने ही सर्किट ट्रेनिंग की संकल्पना की थी या उसका विकसित किया था दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पावर ऑन एक्सप्लोजिव के लिए किस प्रशिक्षण विधि की ज़रूरत पड़ती है, या पावर ऑन प्रशिक्षण के लिए विधि जो होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों? ठीक है, आपके ऑप्शन है फार्टलेक ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग, या प्लायोमेट्रिक्स, या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोस्तों। ठीक है, फटाफट बताएंगे इन चारों में से कौन सा सही जवाब होगा दोस्तों। बिल्कुल, आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, प्लायोमेट्रिक्स। ठीक है, पावर ऑन एक्सप्लोजिव के लिए जो प्रशिक्षण विधि होती है वो प्लायोमेट्रिक्स कहलाती है दोस्तों। प्लायोमेट्रिक्स एक विशिष्ट प्रशिक्षण विधि होती है दोस्तों, जिसके द्वारा पावर ऑन एक्सप्लोजिव या ताकत की विस्फोटक शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं दोस्तों। इसमें तेज़ इंसेंटिव कॉन्ट्रैक्शन होता है दोस्तों, इसके द्वारा शक्तिशाली मांसपेशी खिंचाव पैदा किया जा सकता है हमारी मसल्स में दोस्तों। ठीक है, जो व्यक्ति को एक विस्फोटक प्रतिक्रिया देती है, रिएक्शन जो देती है ना, एकदम भयानक वाली, एकदम एक्सप्लोजिव वाली देती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्लायोमेट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कार के लिए नाम किसके द्वारा मंगाए जाते हैं दोस्तों? यानी जो नॉमिनेशन होता है द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कार का, वो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओस द्वारा, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान के द्वारा, भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा, या फिर राष्ट्रीय खेल परिसंघों व युवा कार्य और खेल मंत्रालय के द्वारा? फटाफट बताएंगे दोस्तों इन चारों में से कौन सा आंसर आपका सही होगा। बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रीय खेल परिसंघों व युवा कार्य और खेल मंत्रालय के द्वारा दोस्तों इसके नॉमिनेशंस मंगाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। देखो दोस्तों, द्रोणाचार्य एवं अर्जुन पुरस्कार के लिए सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल से जो संघ हैं, जो भारत सरकार, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन हो गया, व राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त हो, उनको युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष आमंत्रित किए जाते हैं दोस्तों उनके नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स निकालने का सूत्र यानी कि फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? बीएमआई का फॉर्मूला क्या होगा? वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर्स, या फिर वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर्स स्क्वायर्ड, या फिर वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर्ड, या फिर वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाई हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर? फटाफट बताएंगे दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन सी, वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, बीएमआई निकालने का फॉर्मूला कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना है, बीएमआई बराबर आपका क्या कर देना है, शरीर का जो वेट होगा उसको ऊंचाई और हाइट से क्या कर देना है, ऊंचाई गुणे ऊंचाई का स्क्वायर कर देते हैं ना, डिवाइड कर देना है। शरीर का जो भार होगा उसको डिवाइड करना है ऊंचाई के स्क्वायर से दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना है। और अगर बात करें इसमें, जो शरीर का भार होता है वो किलोग्राम में मापा जाता है, तथा जो उसकी व्यक्ति की ऊंचाई होगी वो हमेशा मीटर में रहती है। ठीक है, जो वेट होगा वो केजी में रहेगा, जो ऊंचाई होगी वो मीटर में होगी, वो भी स्क्वायर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस रोग को लॉक जॉ भी कहा जाता है? वह कौन सा रोग है जिसका दूसरा नाम लॉक जॉ है दोस्तों? टिटनेस, रेबीज, लेप्रोसी, या फिर मीजल्स? फटाफट बताएंगे दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल, इसका सही जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, टिटनेस को हम लॉक जॉ के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, जो देखो दोस्तों, जो टिटनेस रोग होता है वो क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी नामक बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, यह एक गंभीर बैक्टीरिया जन संक्रमण है दोस्तों, जो हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। ठीक है, इसे लॉक जॉ तो कहते ही कहते हैं। देखो दोस्तों, यह संक्रमण सर्वप्रथम जबड़े तथा गले की पेशियों में एकदम खतरनाक कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देता है, एकदम सिकोड़ देता है, संकुचन पैदा कर देता है, और बाद में यह शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है। इसीलिए इसको एकदम ये इतना तेज़ से कॉन्ट्रैक्ट करता है इसीलिए जबड़े में, इसीलिए इसको लॉकजॉ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टिटनेस को ही हम लॉकजॉ नाम से जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सही मिलान करें। इधर विटामिन की कमी दी हुई है और दूसरी तरफ होने वाले रोग दिए हैं, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B2 और विटामिन B12 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों? रतौंधी, सूखा, एनीमिया, खास खुजली, इनमें से पहचानना है हमको। फटाफट जो नीचे कूट दिया वो उसमें से फटाफट ऑप्शन सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बताइए दोस्तों इनमें से क्या होगा सही जवाब। विटामिन डी
किसकी कमी से होता है दोस्तों? विटामिन डी की कमी से क्या होता है दोस्तों? इसमें से विटामिन डी की कमी से क्या होगा आपको? सूखा रोग या रिकेट्स हो जाएगा आपको, ठीक है। सूखा रोग या रिकेट्स बोलते हैं उसको हम। विटामिन ए की कमी से दोस्तों आपको रतौंधी हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं जिसको, ठीक है। विटामिन B2 की कमी से आपको होगा दोस्तों खाज खुजली या खारिश हो गई, ठीक है, फंगस वाले इन्फेक्शन। और विटामिन B12 की कमी से दोस्तों आपको ब्लड की कमी या रक्तता बोलते हैं जिसको, एनीमिया, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, कूट के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक हृदय स्पंद या स्पंदन हार्ट बीट जिसमें एक पट और एक अनुशीतलन होता है उसकी अवधि कितनी होती है? दोस्तों जो हमारा हार्ट एक बीट में लपडप करता है ना, उसमें कितना समय लगता है वह पूछ रहा है यहाँ पर। 0.72 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 0.85 सेकेंड या फिर 1 मिनट का। फटाफट बताएंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 0.8 सेकेंड का समय लगता है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना कि जो एक स्पंदन की समाप्ति होती है ना, उससे एक बार जो स्पंदन समाप्त हो गया उससे लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदय चक्र होता है दोस्तों, ठीक है। मनुष्य में हृदय चक्र एक पूर्ण स्पंद कहलाता है, ठीक। उसका जो टाइम होता है ना दोस्तों वो होता है 0.8 सेकेंड का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लंबी दूरी के श्रेष्ठ पुरुष और महिला धावकों में होते हैं, यानी जो लॉन्ग डिस्टेंस के महिला पुरुष रनर्स होते हैं, एथलीट होते हैं दोस्तों, उनमें क्या कौन से फाइबर्स पाए जाते हैं दोस्तों? स्लो ट्विच फाइबर्स, फास्ट ट्विच फाइबर्स, मीडियम ट्विच फाइबर्स या फिर 50% स्लो 50% फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स। फटाफट बताएंगे दोस्तों कौन से मसल फाइबर पाए जाते हैं लंबी दूरी के धावकों में? फटाफट बताएंगे दोस्तों इसका क्या सही जवाब होगा। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, स्लो ट्विच मसल फाइबर्स, ठीक है। स्लो ट्विच मसल, जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस रनर के एथलीट होते हैं ना, उनमें स्लो ट्विच मसल फाइबर पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और क्यों? क्योंकि ये अधिक ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। अधिक ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो लेते हैं ना उसको ईंधन के रूप में ज़्यादा वसा, कार्बोहाइड्रेट इनका प्रयोग करके एक एरोबिक क्रिया को काफ़ी समय तक जारी रख सकता है जो स्लो ट्विच मसल फाइबर होता है दोस्तों, ठीक है। और ये मांसपेशियाँ, यानी कि जो ये मांसपेशियाँ जो स्लो ट्विच मसल फाइबर होते हैं, इनके रेशे लंबे समय तक संकुचन करते रहते हैं दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन करते रहते हैं लॉन्ग टाइम तक, ठीक है, लेकिन कम शक्ति के साथ, बहुत ही कम पावर लगाते हैं ये। इसीलिए लंबी दूरी के धावकों में जो स्लो ट्विच मसल फाइबर होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा देर तक वर्क कर सकते हैं, वो ज़्यादा देर तक मेहनत कर सकते हैं, भाग सकते हैं इसी की वजह से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोशियोग्राम डैश डैश की माप करने का एक साधन है। मतलब सोशियोग्राम किस चीज़ को माप करने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सहयोग के लिए, टीम की संतुष्टि को मापने के लिए, कार्य अभिविन्यास को मापने के लिए, या फिर समूह के सदस्यों के बीच संबंधन और आकर्षण को मापने के लिए दोस्तों। फटाफट बताएंगे इन चारों में से क्या आंसर होगा जो सोशियोग्राम से रिलेट करता है दोस्तों। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, समूह के सदस्यों के बीच संबंधन और आकर्षण को मापने के लिए सोशियोग्राम काम में लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। सोशियोग्राम क्या होता है ना, किसी समूह के अंतर्गत अलग अलग जो आपके सदस्य हो गए उनके बीच में ना परस्पर कोऑर्डिनेशन जो होता है ना, उसको बनाने का एक बहुत ही अच्छा साधन माना जाता है दोस्तों, ठीक है। एक आकर्षण का और कोऑर्डिनेशन का एक बहुत ही अच्छा साधन माना जाता है सोशियोग्राम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सतत प्रशिक्षण विधि यानी कि कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी दोस्तों? ठीक है, डॉक्टर अर्नेस्ट वॉन ऑकेन, वॉल्डेमार गर्शलर, रिंडेल या फिर मॉर्गन। फटाफट बताओ दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड की संकल्पना किसके द्वारा विकसित की गई दोस्तों? क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल, इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, डॉक्टर अर्नेस्ट वॉन ऑकेन, ठीक है। ये जर्मनी के डॉक्टर व कोच रह चुके हैं, ठीक है। डॉक्टर अर्नेस्ट वॉन ऑकेन जो थे वे जर्मनी के डॉक्टर और कोच रहे हैं, ठीक है। इन्होंने ही कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड की संकल्पना प्रस्तुत की थी दोस्तों, ठीक है। और ये एक ऐसा प्रशिक्षण होता है दोस्तों जो बिना किसी इंटरवल के, बिना किसी अंतराल के लगातार चलता रहता है दोस्तों, इसीलिए इसको कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। डॉक्टर अर्नेस्ट वॉन ऑकेन ने कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड की संकल्पना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम में जो जोड़ होता है, ज्वाइंट्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? हमारे जो नर्वस सिस्टम में ज्वाइंट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं, मेलिन फाइबर बोलते हैं, एक्सियल फाइबर बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताएंगे दोस्तों इन चारों में से कौन सा सही जवाब होगा। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, साइनेप्स, यानी कि इसको हम हिंदी में संयुग्मन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। संयुग्मनन,
संयुग्मन बोलते हैं, संयुग्मन, ठीक है। साइनेप्स यानी कि संयुग्मन, यही हमारे नर्वस सिस्टम के जॉइंट्स कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। और यह एक एक्सॉन और डेंड्रॉन के बीच में जॉइंट्स होता है दोस्तों, ध्यान रखना। हमारे जो नर्वस सिस्टम में एक्सॉन और क्या बोलते हैं, एक्सॉन और डेंड्रॉन्स होते हैं ना, उनके बीच में जो जॉइंट होता है उसी को साइनेप्स कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए नर्वस सिस्टम में जो जॉइंट्स होते हैं उसको हम साइनेप्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, व्यक्तियों के शरीर की किस्म या काय किस्म यानी कि जो बॉडी टाइप्स होती है इंसानों की, उसको किसने एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ में इन 3 पार्ट में डिवाइड किया दोस्तों, वर्गीकृत किया। फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। अर्नेस्ट क्रेशमर, W.H. शेल्डन या फिर H.M. बैरो या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताओ दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा W.H. शेल्डन, ठीक है। शेल्डन ने ही आपका एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ के बॉडी टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम इसमें थोड़ी सी बात करें, एंडोमॉर्फ जो होते हैं ना व्यक्ति, एंडोमॉर्फिक जो व्यक्ति होते हैं ना दोस्तों, वो गोल होते हैं, मोटे होते हैं, मुलायम शरीर वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। मेसोमॉर्फ जो होते हैं, मेसोमॉर्फ, ठीक है, मेसोमॉर्फ जो होते हैं वो पूरी तरीके से डेवलप होते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं, तीखे, इनके नाक नक्श एकदम तीखे होते हैं, तेज़ तर्रार, बढ़िया दिखते हैं मतलब। और एथलेटिक शरीर होता है इनका, गठीला होता है एथलेटिक शरीर, ठीक है। और एक्टोमॉर्फ की बात करें तो ये कमज़ोर शरीर तथा इनका गठन नरम और लचीला होता है दोस्तों, ठीक है। तो इन तीनों कैटेगरी में बॉडी टाइप्स को किसने डिवाइड किया दोस्तों, W.H. शेल्डन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन एनाबॉलिक स्टेरॉइड का एक उदाहरण है। स्टेरॉइड से क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं। डेक्सट्रोज, इराथ्रोपोइटिन, स्टेनोजोलोल या फिर प्रोबेनेसिड, ठीक है। इन चारों में से कौन सा सही जवाब होगा दोस्तों, फटाफट इसका आंसर बताएंगे क्या होगा दोस्तों। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा वो होगा स्टेनोजोलोल, ठीक है। स्टेनोजोलोल जो है वो एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड की कैटेगरी में आता है दोस्तों, ठीक है। अब जैसे हम बात कर लें ना, जैसे आपका THG जो होता है ना, जिसको हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रोजन स्ट्राइनोन, ठीक है, टेट्राहाइड्रोजन स्ट्राइनोन हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत से एनाबॉलिक स्टेरॉइड हैं और ये पूरी तरीके से बैन होते हैं दोस्तों। जैसे मेटेनोलोन होता है, मेटेनोलोन जो होता है ये भी पूरी तरीके से बैन होता है, ठीक है। तो ये एक तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड होते हैं, प्लस ये जितनी भी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं उन सब में ये प्रतियोगिता के दौरान भी, कंपटीशन के टाइम पे भी और आफ्टर कंपटीशन भी आप इन स्टेरॉइड्स को नहीं प्रेफर कर सकते हो, नहीं इनटेक कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सहन शक्ति विकास यानी कि एंडोरेंस डेवलपमेंट की एक विधि के रूप में जिसमें गति या चाल पर पहले से योजना नहीं बनाई जाती है दोस्तों, ठीक है। स्पीड के लिए, चाल के लिए कोई योजना नहीं बनाई जाती कितने देर तक दौड़ना है, इसलिए यह व्यक्ति पर छोड़ दिया जाता है कि वह आसपास के माहौल के अनुसार चाल बदले, और तथा यह विधि हमारी हृदय और फेफड़ों की क्षमता को भी बढ़ाती है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। फटाफट बताओ दोस्तों इसका इन चारों में से क्या सही जवाब होगा। फार्टलेक ट्रेनिंग होगा या कंटिन्यूअस ट्रेनिंग होगा या इंटरवल ट्रेनिंग होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताएंगे दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन ए, फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। देखो दोस्तों, फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड में कोई चीज़ डिसाइड नहीं होती पहले से, आप कितनी तेज़ दौड़ोगे, कितनी धीमे दौड़ोगे, ठीक है। वो माहौल के हिसाब से ही, आप कहाँ दौड़ रहे हो, पहाड़ी में दौड़ रहे हो या रोड पे दौड़ रहे हो, तो उसके सराउंडिंग वो अपने हिसाब से एथलीट के ऊपर ही छोड़ दिया जाता है। भाई अपने माहौल के हिसाब से, जगह के हिसाब से आप उसको कंटिन्यू करो उस एक्सरसाइज को, ठीक है। इसी को फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड बाहर कहा जाता है। तो सबसे मज़ेदार ट्रेनिंग यही होती है फार्टलेक ट्रेनिंग की, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में कौन सी दवा या केमिकल या रसायन मानव शरीर में आरामदायकता का एक अनुभव जगाती है। फटाफट बताओ दोस्तों इनमें से क्या होगा। बीटा-2 एगोनिस्ट होगा, डायरेटिक्स होगा, कैनाबिनॉइड होगा या फिर ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड होगा। इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, फटाफट बताओ। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, कैनाबिनॉइड, ठीक है। कैनाबिनॉइड वो एक ऐसा केमिकल है दोस्तों जो आरामदायकता का अनुभव कराता है, ठीक है। शिथिल कर देता है बॉडी को, आपके एकदम
बोलते हैं कि एकदम, वो बोलते हैं ना एकदम आलस भरा जो होता है, रिलैक्स मोड में एकदम हो की अनुभूति प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, ये जितनी भी दवाएं हैं प्रतियोगिता में पूरी तरीके से वर्जित होती हैं। जितनी जो शिथिलता लाती हैं आपके शरीर में, जो आरामदायकता का अनुभव कराती हैं, ये सारी दवाएं, केमिकल्स क्या होते हैं, बैंड होते हैं दोस्तों स्पोर्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्रिकेट के खेल में ज़मीन से विकेट की ऊंचाई कितनी होती है। क्रिकेट का जो खेल होता है दोस्तों, उसमें ज़मीन से स्टंप्स जो गड़े होते हैं ना, हमारी ज़मीन से कितने ऊंचाई पर गड़े होते हैं दोस्तों, 28 इंच, 27 इंच, 24 इंच या फिर 22 इंच। बहुत ही आसान सवाल है। क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 28 इंच। ठीक है, क्रिकेट खेल में जो ज़मीन से विकेट की ऊंचाई होती है ना, वो होती है हमारी 28 इंच। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे दोस्तों, तो वो 71.1 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, और जो क्रिकेट के जो बैट होता है ना दोस्तों, उसकी जो लंबाई होती है वो होती है 38 इंच होती है, 38 इंचेस होते हैं। ठीक है, विकेटों की चौड़ाई, जो स्टंप्स की चौड़ाई की अगर बात कर दे, तीनों स्टंप जो गाड़े जाते हैं ना दोस्तों, वो 9 इंच। ठीक है, कितने? 9 इंच। तथा जो दोनों विकेटों के बीच की दूरी हो, देखो तीनों स्टंप्स को मिलाकर 9 इंच हो जाता है। ठीक, और जो दोनों स्टंप्स के बीच में जो गैप होता है ना दोस्तों, वो मतलब जो लंबाई होती है दोनों स्टंप्स के बीच में गैप का मीन्स बैटिंग वाली साइड से स्टंप और बॉलिंग वाले साइड के जो स्टंप होते हैं, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है दोनों विकेटों की, वो 22 गज होती है। और अगर इसको सेंटीमीटर में नापोगे आप, तो वो 20/12 यानी कि 2012 सेंटीमीटर हो जाती है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, जो हमारी विकेट से क्रिकेट के खेल में जो विकेट की ऊंचाई होती है ज़मीन से, वो 28 इंच होती है, जिसको 71.1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्रिकेट के जो बैट होते हैं उसकी लंबाई 38 इंच होती है, और विकेटों की जो चौड़ाई होती है तीनों स्टंप्स को मिला करके वो 9 इंच होती है, और पिच की जो हमारी लंबाई होती है वो 22 गज होती है। दोनों विकेटों के बीच में जो दूरी होती है वो 22 गज की होती है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि पुराने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए हैं, यानी कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो टीजीटी के एग्ज़ाम हो चुके हैं, ठीक है, यूपी टीजीटी के बहुत से पेपर हो चुके हैं, आप चाहते हो कि मैं उनमें से क्वेश्चंस की भी आपको सॉल्व कराऊं, उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के आपके सामने लाऊं, तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय मेरे को ज़रूर दें। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और जो भी मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे बहन इस चैनल पर पहली बार विजिट किए, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए सबसे पहले हाजिर हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।